हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर की पीवाईक्यू सीरीज को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं 2017 के एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पत्र को। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 2016 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्न पत्रों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करा दी गई है। तो तुरंत चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के सभी विषयों के 2016 से लेकर 2023 तक के सेकेंड सेमेस्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए गए हैं, तो फटाफट जाकर चेक कीजिए। अब आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो सीरीज है स्टार्ट हो चुकी है, और आज 2017 का आपका ये एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन का प्रश्न पत्र आपके सामने स्क्रीन पर है। इससे पहले के पेपर अगर अभी तक आपने नहीं किए क्लास अटेंड तो तुरंत जाकर कर लीजिए, सभी की प्लेलिस्ट चैनल पर उपलब्ध है। पहला प्रश्न आज आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 16 से स्टार्ट हो जाते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न 50 नंबर वाले में, ठीक है, और 6 नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं आपके 25 नंबर वाले पेपर में, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि चंदेलों के तो प्रसिद्ध नगरों के नाम आपको बता देना है। तो चंदेलों के तो प्रसिद्ध नगरों के जो नाम है वो यहाँ पर आप देख लीजिए। खजुराहो, जो कि चंदेलों की आध्यात्मिक राजधानी थी। दूसरा आप कह सकते हैं कालिंजर, जो कि चंदेलों की सैन्य राजधानी थी। तीसरा आप कह सकते हैं महोबा, जो कि चंदेलों की सांस्कृतिक राजधानी थी। यहाँ पर 2 की जगह 3 बता दिए, तो आप तीनों याद कर लीजिए, वर्षा में आपके लिए काम आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्लास को, ताकि और भी यहाँ हमारे साथ जुड़ सकें। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 17, राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम, ठीक है। कवियों के नाम देख लीजिए, जयदेव, कलहण, भर्तृहरि, उसके बाद भारवी, ठीक है। ये राजपूत काल के 4 प्रमुख कवि थे, जिनके नाम आपको याद कर लेना, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, तो जितना आपसे पूछा जाए उतना आपको परीक्षा में लिख देना है। और दोस्तों, इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 18, भोज प्रबंध किसकी रचना है, यानी कि ये जो पुस्तक है ये किसकी है, भोज प्रबंध। तो ये किसकी रचना है, ये वल्लाल, किसकी, वल्लाल की रचना है। किसकी, वल्लाल की, ठीक है। वैसे तो लिखा हुआ बहुत सारा कुछ है, आप सब कुछ पढ़ लेंगे तो ये आपकी परीक्षाओं के लिए फायदेमंद ही होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन में पूछी गई है वो यहाँ पर हमने आपको बता दी है। किसकी रचना है, भोज प्रबंध, ये वल्लाल की रचना है, आपको ध्यान रखना है। इसके साथ अगली पुस्तक भी यहाँ पर आ चुकी है, प्रयाग प्रशस्ति, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पर ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुस्तक है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है। तो प्रयाग प्रशस्ति के जो रचयिता है वो है हरिसेन। कौन है, हरिसेन, याद रखना आपको बहुत अच्छी तरीके से। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता है, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री भी थे, ठीक है। कौन, हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, ठीक है। तो इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको देखने के लिए मिल रही, इसलिए इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 20, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। आपको बस यही बताना है, प्रश्न में जितना पूछा गया उतना बताइए। मौर्य वंश का संस्थापक, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक था, और इसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। आपको अगर इतना ही लिख देंगे तो आपको आसानी से 1 नंबर मिल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। फटाफट क्लास को शेयर करते रहेगा। और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य का कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक शास्त्र कौटिल्य के द्वारा रचित ग्रंथ है, ठीक है। अर्थशास्त्र ये एक पुस्तक का नाम है जो कि राजनीति से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई सारे स्टूडेंट्स या अभ्यर्थी यहाँ पर समझते होंगे यहाँ पर ये अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है, तो अर्थशास्त्र रिलेटेड होगी, लेकिन नहीं, ये चीज आपके मन में गलत आ रही है। ये पूरी तरह से ये जो पुस्तक है ये राजनीति से रिलेटेड है, और ये कौटिल्य के द्वारा ही लिखी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही एक चीज और यहाँ पर आपको बता दें जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 21 यानी कि 21 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में फटाफट यहाँ पर बताना है। जो भी पूछा गया वही बताना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन काल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था, आपको फटाफट क्वेश्चन में लिखकर बता देना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में जिन मस्जिदों का निर्माण कराया उसमें पहली मस्जिद आप देख सकते होंगे कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि न्यू दिल्ली में है। इस मस्जिद का जो निर्माण है वो 1197 ईस्वी में राय पिथौरा किले के पास करवाया था। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते होंगे कुतुब मीनार, जो कि न्यू दिल्ली में है ये भी। और कुतुब मीनार विश्व दुनिया की एक बेहतरीन स्मारक है। कौन है, कुतुब मीनार, जो कि न्यू दिल्ली में है। इसके साथ दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया था, लेकिन 1638 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल भी बनवाई थी। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया, ये भी ध्यान रखना आपको, फिरोज शाह तुगलक। और स्टार्टिंग किसने कराई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आप इसे ध्यान दीजिएगा और इस क्लास को शेयर भी कीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 में आपसे पूछा गया कि सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा अधिकारी या जो आप कह सकते हैं पदाधिकारी होता था, उसका नाम बताना है कि क्या बोलते थे उसे। तो सल्तनत काल का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था भैया, सुल्तान होता था। अगर आप इतना लिख देंगे तब भी आपको एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। बाकी अगर आप आगे का ये रीड कर लेंगे तो ये आपकी क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, यानी कि परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी अगर आप आगे का भी रीड कर लेंगे। फिलहाल इसके साथ हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 23 नंबर में पूछा गया कि हिम नदियों के अपर्दन से वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है। वी आकार की घाटी होती है जब हिम नदियों से अपर्दन होता है, तो वो कौन से आकार की घाटी में बदल जाती है ये बताना है आपको। तो हिम नदियों के अपर्दन से वी आकार की जो घाटी है वो यू आकार में बदल जाती है। ठीक है, कौन से में, यू आकार में। इसी के साथ अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 बाष्पीकरण। बाष्पीकरण बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, जब कोई तरल पदार्थ, ठीक है लिक्विड, जब कोई तरल पदार्थ गैस में बदल जाए तो उसे बाष्पीकरण कहते हैं। इसमें ऐसा बताया गया बाष्पीकरण के कारण ही तालाब का जो पानी है वो वाष्प के रूप में गायब हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 सूर्याभिताप। सूर्याभिताप सूर्याभिताप क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। सूर्याभिताप किसे कहते हैं, लघु किरणों के लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को सूर्याभिताप कहते हैं। पृथ्वी जो है सूर्य से बहुत छोटी है, कैसी है, छोटी है, और ये सूर्य से बहुत दूर है। पृथ्वी क्या है, सूर्य से बहुत छोटी है, ठीक है, और ये सूर्य से बहुत दूर है। अतः पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्य ताप की मात्रा सूर्य से विकिरित ताप की मात्रा से बहुत ही कम होती है। ठीक है, इसके साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर संख्या 26 मूल अधिकार किस पर बल देते हैं। तो मूल अधिकार किस पर बल देते हैं ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि यहाँ पर आपके संविधान में मौजूद है। ठीक है, मूल अधिकार है जो कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय समाज में जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के संतुलित तथा सुचितापूर्ण जीवन के जीने के लिए प्रदान किए गए। मौलिकाधिकार व्यक्ति की समता, स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार को बल देता है। ठीक है, इन सभी चीजों पर बल देता है कौन, मूल अधिकार। इसके साथ अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 यानी कि 27 नंबर का जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है आपसे। अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन दो आधारों पर करते हैं, फटाफट बता देंगे। तो किन दो आधारों पर करते हैं अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। तो यहाँ बताया गया कि अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख 3 आधारों पर किया जाता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके हम आप पढ़ लेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राज्य की सभी आर्थिक गतिविधियों का राज्य का नियंत्रण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम यानी कि कम से कम नियंत्रण रहता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में हो जाएगा भैया ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी तथा पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता पाई जाती है। तो उसे आप कह देंगे कि यह है भैया आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके साथ अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 और इसमें आपसे पूछा गया है उत्पादन। ठीक है, प्रोडक्शन। उत्पादन क्या है, प्रोडक्शन होता क्या है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन से तात्पर्य श्रम, संसाधन, टेक्निक और पूंजी के माध्यम से किसी उपभोग की जाने वाली वस्तु तथा सेवाओं के निर्माण से, जैसे स्वेटर के उत्पादन में ऊन, सूत के धागे, सिलाई बुनाई की मशीनें तथा उनमें खपत होने वाली बिजली व कारखानों में श्रमिकों को उपयोग में लाया जाता है। उत्पादन के मूलभूत 3 कारक हैं, श्रम, पूंजी और संसाधन, जिससे आप प्रोडक्शन करते हैं। श्रम, पूंजी और संसाधन, ठीक है, ये उत्पादन के मूलभूत कारक हैं। इसके साथ अगला प्रश्न अब आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका 29 यानी कि 29 नंबर का। 29 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, फटाफट आप यहाँ पर देख लेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कंज्यूमर राइट जो यहाँ पर नियम था, ठीक, कंज्यूमर राइट्स के लिए, उपभोक्ता संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। भारत में उपभोक्ता अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। इसे लोकप्रिय रूप में CCPA के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये कब लागू हुआ था, 1986 में। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न का ये अंतिम है, आपको बताइए होगा 15 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो 15 यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। उसके बाद आपका ये लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। तो आपको तब देखने के लिए मिलेंगे जब सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होने के बाद समाप्त हो चुके होंगे, यानी कि जिसके अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे समाप्त हो चुके हैं 2016 से 2023 तक के। ऐसे ही जब आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जिससे आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं समाप्त हो जाएंगे, तो आपको अति लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व करा दी जाएंगे। तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भी यहाँ पर जुड़ सके। अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना भारत की जो मुख्य भूमि है वो यहाँ पर हमारा जो भारत है वो अक्षांशीय रूप से आप उत्तरी गोलार्ध में कह सकते हैं और देशांतरी रूप से इसे पूर्वी गोलार्ध में आप कह सकते हैं। ठीक है, भारत जो है वो अक्षांशीय रूप से किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आपको ध्यान रखना। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।